Okay, so moving towards the other topic which is about cost of bonds to the issuer. अब ये तो हम जान चुके हैं ना कि बॉन्ड्स जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट है और कंपनीज डेट फाइनेंसिंग के लिए बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो इशूर से मुराद वही है कि इशूइंग अथॉरिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लाइक इट कैन बी एनी कॉर्पोरेशन और इट कैन बी एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी। अच्छा, अब नॉर्मली बॉन्ड्स की जो कॉस्ट है इशूएंस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट भी कोई फिक्स्ड नहीं होता। लाइक ये भी डिपेंड कर रहा होता है ऑन सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। वो थिंग्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी। अगर मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा तो आपको एज अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी, इंटरेस्ट ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इंटरेस्ट जो भी लिखा गया ना एक मरतबा, लेट्स से जी अब आपने कहा बॉन्ड का, आपने आज बॉन्ड इशू किए हैं और हम जानते हैं कि 1000 बॉन्ड की पार वैल्यू है, राइट। तो अगर आपने कहा ना 7% है इंटरेस्ट, तो जो बायर है ना उसको 30 ईयर्स तक 7% ही मिलेगा, वॉट एवर द मार्केट रेट्स आर। लाइक फ्यूचर में मार्केट रेट्स बढ़ जाते हैं, 8% और 9% हो जाता है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिख दिया गया है, जो आपके इंडेंचर पे लिख दिया गया है, आपको वही मिलना है 7%। तो अगर बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड होल्डर विल डिमांड मोर द हायर इंटरेस्ट रेट। उसकी वजह ये है कि उसको मालूम है ना कि भाई मैं बहुत सालों तक मतलब मैं बॉन्ड को होल्ड करूँगा या करूँगी, तो उसका जो भी रिस्क है वो ज़्यादा फेसना पड़ेगा मुझे। रिस्क यही है ना कि आपको मालूम है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, तो मेरा तो इंटरेस्ट रेट, फिर मेरा तो पैसा मर जाएगा या मेरा पैसा तो डूब जाएगा। और जितना ज़्यादा भी टाइम ज़्यादा होता है ना, फिर उसका मसला ये भी आता है कि कंपनी का भी रिस्क बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफ़ॉल्ट। कंपनी डिफ़ॉल्ट ही ना कर जाए, 30 साल 20 साल बहुत बड़ा एक होता है। फिर हम पढ़ के अभी आए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर जैसे ही आपका बॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड बढ़ता है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो जनरली जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, वहाँ पर रिस्क फैक्टर कम होता है। और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। नंबर 2 है इम्पैक्ट ऑफ ऑफरिंग साइज़। ऑफरिंग साइज़ से बता दिया ना एक लॉट, मतलब कितने का आप चाह रहे हो इशू करना ना एकदम से। अब ऑफरिंग साइज़ हमने दो एंगल से देखना है, एक है होल्डर और एक है इशूइंग अथॉरिटी। अब जो इशूइंग अथॉरिटी है, लाइक उसने, अगर लेट से मैं कहती हूँ जी एग्जांपल देती हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसने एक बॉल पॉइंट बनाना है। उन्होंने एक प्लांट ख़रीद लिया, एक जगह ख़रीदी है, और सिर्फ अगर वो एक ही पेन बना पाते हैं तो वो सारी की सारी कॉस्ट तो खर्च हो रही है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप उसी जगह में आप कोई हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेन बना लें, तो आपका जो बिल्डिंग का रेंट या किराया है वो तो वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट चेंज तो नहीं ना हुई। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि इशूइंग अथॉरिटी को फ़ायदा होता है अगर आप ज़्यादा यूनिट्स ऑफ़र करें, ज़्यादा यूनिट बनाएं। ऐसे ही जब बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनी, एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट होती है, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। चाहे आप एक बॉन्ड इशू करें, चाहे आप 10 बॉन्ड इशू करें, ये कॉस्ट तो आपकी कांस्टेंट रहनी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बॉन्ड इशू करेंगे, यानी कि आप ऑफरिंग साइज बढ़ा देंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कंपनी के लिए फ़ायदा क्या होता है कि वो उसको ज़्यादा एक बड़े ऑफरिंग साइज़ में इशू करें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, राइट। लेकिन अब आती हूँ होल्डर की तरफ। तो अगर होल्डर पे आती हूँ तो होल्डर को क्या है कि अगर आप ज़्यादा बॉन्ड्स ख़रीदेंगे, बड़ी लॉट ख़रीदेंगे, तो आपको ज़ाहिर है इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही मिल रहा होगा ना, क्योंकि हर बॉन्ड का इंटरेस्ट होता है। लेकिन साथ में उसका नुकसान ये भी है कि आपको ज़्यादा अपनी कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी टू लेंड देम। तो इस तरह से जो है वो दोनों साइड्स देखनी है, एक है एक तरफ इशूइंग अथॉरिटी और एक तरफ है हमारा बायर या बॉन्ड होल्डर। तो इन दोनों के एस्पेक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। और फिर ये कि अगर मैंने बॉन्ड ख़रीदना है, मुझे कहा जाए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, यही मतलब है ना ऑफरिंग साइज़ का। इसका फ़ायदा कंपनी को तो हो रहा है कि उनकी कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन मेरे लिए अगेन रिस्क बढ़ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट कर दूँगी तो वो पैसा कहीं डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए।
और हम अभी पढ़कर आए हैं ना लास्ट कुछ लेक्चर्स पहले कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये वही बात है, अगर आपने सारा पैसा एक जगह पर लगाया तो वैसे ही आपका रिस्क फैक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। देन एज इम्पैक्ट ऑफ इशूअर्स रिस्क। अब जहाँ जिस बॉडी देखें ना, बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड इशूज़ करती हैं। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के बॉन्ड ख़रीद लिए हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो शायद आपको रीपे ना कर सके फ्यूचर में, तो इन दैट कॉन्टेस्ट अगर आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की तो यू आर एट रिस्क। हायर रिटर्न, ये हम जानते हैं ना। तो अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो आप रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। तो बॉन्ड में रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट। यानी अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कॉर्पोरेशन का तो बॉन्ड होल्डर ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड करेंगे एंड कॉर्पोरेशन विल हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट व्हेन दे आर एट लार्जर रिस्क सॉरी। फिर आते हैं जी इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मनी। अब जो मान लेते हैं ना टी बिल्स, मैं कहती हूँ ट्रेजरी बिल्स, ये होता है रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि यहाँ पर ये इशूड बाय गवर्नमेंट होते हैं, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, लेकिन ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बैक पे होती है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ना होने के बराबर होता है। उसकी वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट का खर्चा हुआ तो गवर्नमेंट कैन इशू मोर करेंसी नोट्स टू पे ऑफ द डेट्स। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत मिनिमल होता है, ना होने के बराबर, बहुत कम देते हैं। क्योंकि जब रिस्क ही नहीं है ना, रिस्क एंड रिटर्न आर ये एक पैरेलल जोन में चल रहे होता है। जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना रिस्क कम होगा उतना रिटर्न कम होगा। तो अगर टी बिल्स का रिस्क कम है तो रिटर्न भी उतना ही कम होगा। तो अब अगर हम बॉन्ड्स पे आती हूँ, तो अगर बॉन्ड्स का रिस्क ज़्यादा है, जो कि ज़ाहिर बात है कि टी बिल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन दैट केस इंटरेस्ट भी उस हिसाब से ऐड होगा। अब वो इंटरेस्ट कैसे ऐड होता है, बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, जितना ज़्यादा रिस्क लगता है उतना ही आप देखो, एक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं इसको, RF कहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ ऑफर हो रहा है। और ये एक रिस्क प्रीमियम है कि आपको कितना इससे कितना ज़्यादा रिस्की लग रहा है, जितना रिस्की लग रहा होता है आप उतना ही रिस्क प्रीमियम उनसे डिमांड कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है तो उनका रिस्क प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर इन्वेस्टर को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कम रिस्की है, उनका रिस्क प्रीमियम कम होगा, तो इन्वेस्टर को अल्टीमेटली जो भी आपका रिटर्न है वो कम मिल रहा होगा। क्योंकि जितना रिस्क कम है उतना रिटर्न कम है, जितना रिस्क ज़्यादा है उतना रिटर्न ज़्यादा है। अब आती हूँ टुवर्ड्स द जनरल फीचर्स ऑफ ए बॉन्ड इशू। इसमें से कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें समझने वाली हैं। नंबर 1 इज़ कन्वर्जन फीचर। बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं इनको। इसका फ़ायदा क्या होता है, कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि जी अगर वो बॉन्ड्स कन्वर्टेबल या कन्वर्ट हो गए स्टॉक में, तो कंपनी का जो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कम हो जाती है। जो इंटरेस्ट पे करना था ना उनको हर हाल में, वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो और जो बॉन्ड होल्डर है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर उनके बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉक में तो उनको ओनरशिप मिल जाती है। जब ओनरशिप मिलती है, ज़ाहिर बात है कि उन जैसे हम कहते हैं ना कि एज ए एजेंट काम करती है कंपनी ओनर्स की, तो उसमें फिर उनको ओनर्स वाले बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अब ये कन्वर्जन कब होगी या कैसे होगी? एक तो सारी बात यह है कि कुछ खास ये नहीं कि फौरी कन्वर्टेबल हो जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक। नंबर 2, अगर आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऑप्शन को चूज़ करना है तो फिर ये ध्यान रखना होता है कि आप तब कन्वर्ट करें जब आपको फ़ायदा हो। लाइक स्टॉक प्राइसेस इस तरह से हों कि जिसमें कन्वर्जन से आपको एडवांटेज हो रहा हो। जैसे आपके लेट से 10 बॉन्ड्स थे आपके पास, अब अगर आप कन्वर्ट करवा लो तो आपको सिर्फ बदले में 8 स्टॉक मिलें, तो ये फ़ायदा तो नहीं ना हुआ आपको। यानी कि यू हैव फॉरगॉन हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिटर्न ऑफ अ फ्यूअर नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो कन्वर्जन जब भी आप करवाएं एग्जीक्यूट, तो आपने तब करवानी होती है जब आपको उस कन्वर्जन का फ़ायदा या एडवांटेज हो रहा हो। फिर आती हूँ जी कॉल फीचर पे। कॉल कहते हैं रिटर्न बैक। इशूइंग अथॉरिटी अगर चाहे, जनरली तमाम बॉन्ड्स कॉलेबल होते हैं, यानी कि वो उनको वापस कॉल कर सकते हैं, रीपरचेज कर सकते हैं। तो इशूइंग अथॉरिटी कॉल कर सकती है
बिफोर द मेचोरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड्स। एज आई टोल्ड यू कि बॉन्ड्स की मेचोरिटी पीरियड होता है 20-30 ईयर्स। तो अगर वो 20 ईयर्स से पहले ही बॉन्ड्स को बाय बैक कर लें, वापस से ख़रीद लें, तो उसे कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब कॉल ऑप्शन क्या होती है? वो अपने बॉन्ड होल्डर से कहेंगे जी हमें बॉन्ड्स ख़रीदने हैं। अब देखो बॉन्ड इशू होते हैं पार पे, राइट। अब अगर लेट से 10 साल बाद कंपनी कहती है जी मुझे हमें कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, तो अगर वो 1000 ही में ख़रीद लें तो नुकसान किसका हुआ? बॉन्ड होल्डर का। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल तक उसको होल्ड करके रखा और बदले में जब वापसी हो रही है तो फिर 1000 की हो रही है। तो उस वक्त अगर कॉल ऑप्शन इस्तेमाल होगी तो फिर कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा टू बाय बैक द बॉन्ड्स, ताकि बॉन्ड होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रहे। उसके लिए हम बोलते हैं कॉल प्राइस। कॉल प्राइस क्या है? द स्टेटेड प्राइस एट विच अ बॉन्ड मे बी रीपरचेज्ड बाय यूज़ ऑफ अ कॉल फीचर प्रायर टू मेचोरिटी। मेचोरिटी पीरियड से पहले जिस प्राइस पर आप रीपरचेज़ करेंगे, कंपनी रीपरचेज़ करेगी, वो होती है कॉल प्राइस। और वो कैसे निकलती है? यहाँ से मेंशन किया हुआ है। कॉल प्राइस का मतलब है कि उसके अंदर पार वैल्यू प्लस कॉल प्रीमियम होता है, ठीक है। अब कॉल प्रीमियम क्या है? द अमाउंट बाय विच अ बॉन्ड्स कॉल प्राइस एक्सीड्स इट्स पार वैल्यू। इसका जनरल रूल ये होता है कि अगर पार वैल्यू 1000 है तो उसमें ये तो होगी ना उसकी पार वैल्यू, उसमें आप ऐड कर दें कॉल प्रीमियम। वो कितना होगा? पार वैल्यू का ही जो भी आपने लिखा होता है कूपन इंटरेस्ट रेट, लेट्स से अगर वो 7% है तो वो ऐड कर दें। इस प्राइस पर आप कॉल ऑप्शन साइज होगी 1000 पे नहीं होगी, 1000 में आप कॉल प्रीमियम को ऐड करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, जो कि ज़ाहिर बात है कि 1000 से ज़्यादा होगा, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी विल हैव टू पे मोर टू बाय बैक देयर बॉन्ड्स, ताकि बॉन्ड होल्डर्स के इंटरेस्ट या उनकी जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें मतलब उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज उनको भी मिले कि अगर वो अपने बॉन्ड्स को ड्यू डेट से पहले आपको वापस कर रहे हैं तो जो उनका नुकसान हो रहा है उस नुकसान की कमी के लिए वो आपको ज़्यादा में आपसे ख़रीदें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, राइट। तो जनरली तमाम बॉन्ड्स जो है ना वो कॉलेबल होते हैं। ये नहीं कि कॉल करना ही करना है, मतलब कॉलेबल फीचर मतलब ये होता है कि इशूइंग अथॉरिटी कैन इफ़ दे वांट दे कैन। और अगर आपने ऐसा बॉन्ड ख़रीद लिया, इसमें लिखा हुआ है कॉलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि यू विल नॉट रिटेलिएट इन फ्यूचर कि जी ये कॉल क्यों कर रहे हैं ये वो, क्योंकि आपने एग्री कर लिया है, आपने वो बॉन्ड डॉक्यूमेंट बाय कर लिया हुआ है। तो जो भी अब टर्म्स मेंशन है यू विल हैव टू एग्जीक्यूट, यू विल हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस, राइट। चाहे वो इशूइंग अथॉरिटी हो चाहे वो बॉन्ड होल्डर हो, तो दोनों केसेस में उन दोनों पार्टीज़ को इस बात को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। देन लास्ट है यहाँ पर स्टॉक परचेज वारंट्स। स्टॉक परचेज वारंट्स क्या होते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होती है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड दे कैन परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स। ये कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन में था कि हम एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर रहे थे स्टॉक्स में, यानी कि बॉन्ड की जगह यहाँ हम कह रहे हैं कि आप इन बॉन्ड्स को अगर आपने एक ख़ास पीरियड तक मेंटेन किया रखा अपने पास, तो फिर आप इतने सालों के बाद आपको हम ऑफ़र करेंगे कि आप स्टॉक्स भी ख़रीद लें इस प्राइस के ऊपर। फ़ायदा क्या है इसको बॉन्ड होल्डर को कि उनको एक एडवांटेज मिल रहा है कि दे कैन बी द ओनर प्लस बॉन्ड होल्डर एट द सेम टाइम। वो उन्होंने कर्जा भी दिया हुआ है, वो तो दिया ही दिया था बॉन्ड की शक्ल में, प्लस अब वो ओनर भी बन गए। यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्जन में क्या हुआ था, कन्वर्जन के बाद अब वो उनके बॉन्ड होल्डर्स नहीं रहे, अब वो ओनर्स हो गए। इस केस में वो बॉन्ड होल्डर्स भी हैं और प्लस ओनर्स भी हैं, तो ये आपको ड्यूअल एडवांटेज हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन होती है बॉन्ड्स के, राइट। अब जो कुछ भी होगा, ये जो टर्म्स हम बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी आपके इंडेंचर में या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी हुई होती हैं, तो यू कैन नॉट वायलेट दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं चलती हूँ टुवर्ड्स द बॉन्ड रेटिंग्स। रेटिंग्स क्या होती हैं कि जी कोई भी सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जैसे मूडीज़ है, फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये जो 3 है ना, ये बहुत फेमस नाम है इंटरनेशनल सिनेरियोज़ में। ये रेटिंग्स देती हैं लाइक के जी बॉन्ड की मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्क जितना कम होगा, जितना सेफ़ होगा, उसकी रेटिंग उतनी अच्छी होती है, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उसकी रेटिंग उतनी ख़राब होती है।
तो अगर आपकी रेटिंग AAA में या AA में आ रही है, आई थिंक यहाँ पे शायद उसने टेबल दिया हुआ, ये बना हुआ एक, ये देखो ना, मूडीज़ की हैं और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की हैं, आगे इंटरप्रिटेशन भी दी हुई है। अब AAA है, AA है, इस तरह की ये इनके रेटिंग्स के सिंबल्स होते हैं, राइट। और ये हम लोग अक्सर औकात पढ़ते हैं, बैंक की भी रेटिंग्स हुई भी होती हैं। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि रेटिंग होती है हमारे यहाँ भी। अब जब वो रेटिंग होती है, ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में फ़िलहाल बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जो रेटिंग हो रही है ये वाली, आप देखो ना, प्राइम क्वालिटी, हाई ग्रेड, ये जो A वाले हैं वो अच्छे बॉन्ड्स हैं। जितना आप नीचे जाते हो, B वाला आ गया मीडियम ग्रेड, C वाला आ गया फ्रॉम वेरी स्पेकुलेटिव, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, कुछ श्योरिटी नहीं है, बहुत अनसर्टेन है, और C जो लास्ट है वो है लोएस्ट ग्रेड। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन, मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये अपनी इंटरप्रिटेशन, ये अपनी जो है वो रेटिंग्स इशू कर रही हैं, और ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड रेटिंग्स हैं। यानी कि अगर मैंने ये रेटिंग पढ़ी है तो ये नहीं कि हाँ बात है, ये वर्ल्ड वाइड इसको माना जाएगा कि हाँ ये रेटिंग अगर इस बॉन्ड की है तो वो सही है। तो इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एक ऐसे बॉन्ड में जहाँ पर रिस्क ना हो, या ऐसे बॉन्ड में जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो। जनरली हम कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, कि वो कोशिश करते हैं कि जी हम रिस्क से बचें। तो अगर रिस्क से बचेंगे तो रिटर्न भी कम होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस तरह के बॉन्ड्स में, इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइम क्वालिटी, तो अगर रिस्क बहुत कम है तो जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पर इंटरेस्ट भी, रिटर्न भी कम होगा। तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन बी जोन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क है कंपेयर टू दीज, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ये एंड वाले हैं ना, यहाँ पर तो रिस्क फैक्टर इज़ टू मच, मतलब इतना रिस्क होता है कि यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट का खर्चा होता है। तो ये वो वाले बॉन्ड है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन बी कैटेगरी जनरली, जहाँ पर आपको जंग बॉन्ड भी कहते हैं इनको। ये वो बॉन्ड है जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न ऑफर होता है इन टर्म्स ऑफ हायर रिस्क। ये वाले सेफ बॉन्ड्स हैं। फिर अगेन मैं इसमें एक बार और भी ऐड कर दूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं रिस्क में नहीं जाना, तो दे कैन इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स। तो ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है, लाइक आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप रिस्क की इन्वेंचर में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है। लेकिन अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो फिर यू कैन गो फॉर A कैटेगरी बॉन्ड, लेकिन फिर यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर जब रिस्क नहीं है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा।